नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सेक्शन डी. ओके, रीड द बिलो केस एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. ये बेसिकली पीएनपी ट्रांजिस्टर एनपीएन ट्रांजिस्टर है. ओके, नॉट ट्रांजिस्टर, दिस फॉर एन रीजन पी रीजन. ये बेसिकली पीएन जंक्शन डायोड है, उस डायोड के बारे में डिस्क्रिप्शन है. ओके, सो दिस इज द एन रीजन, दिस इज द पी रीजन. तो एन टाइप में क्या होती है, डोनर. एन टाइप में आपका निगेटिव चार्ज कैरियर ज़्यादा होते हैं और नंबर ऑफ होल्स क्या होते हैं, कम होते हैं. पी टाइप में होल्स ज़्यादा होते हैं और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, कम होते हैं. ओके, और ये इसका डिप्लेशन लेयर. सो ये सारा द डोनर कंसंट्रेशन इज हाई एट एन साइड. सही है, डोनर कंसंट्रेशन क्या होती है, एन साइड ज़्यादा होती है. एंड एक्सेप्टर कंसंट्रेशन इज एट पी साइड. पी साइड एक्सेप्टर कंसंट्रेशन मतलब होल का कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है. देयर इज नो एक्सेप्टर कंसंट्रेशन एट एन साइड एंड नो डोनर कंसंट्रेशन एट पी साइड. ओके, फॉर सिंप्लिसिटी let us assume that there is a no holes concentration in n side and no hole electron concentration in n side, no electron concentration in p side. Okay, and no electron concentration in p side. Okay, ये repetition हो गया है. After diffusion and drift of electron and holes, depletion region is the form around the junction. यहाँ पे depletion region का formation हुआ. Okay, where there is a no free charge carrier. यहाँ पे कोई भी फ्री चार्ज कैरियर नहीं है. देर आर ओनली इमोबाइल आयंस. यहाँ पे क्या है, इमोबाइल आयंस है. इमोबाइल आयंस में मतलब जो आयंस मूवेबल नहीं होते हैं. ओके, पॉजिटिव आयंस इन एन साइड एंड नेगेटिव आयंस इन पी साइड. ओके, यहाँ पे बेसिकली मिस प्रिंट है क्वेश्चन में. यहाँ पे प्लस होना चाहिए, ये माइनस बेसिकली आएगा यहाँ पे. ओके, डिप्लेशन रीजन में ये माइनस आएगा. क्वेश्चन में मिस प्रिंट दिया हुआ है. ओके, अब आते हैं क्वेश्चन पे. Which of the following figure properly depict the acceptor concentration? Okay, acceptor concentration किस साइड होगा. ओके, तो acceptor concentration देखो P साइड में. देखो डोनर कहाँ पे होती है, डोनर लाई करती है N साइड में, एक्सेप्टर कहाँ लाई करती है, P साइड में. ओके, तो इस ग्राफ में देखोगे यहाँ पे P साइड है, यहाँ पे N साइड है. तो N साइड में एक्सेप्टर होना चाहिए और सॉरी P साइड में एक्सेप्टर कंसंट्रेशन होगा, N साइड में डोनर कंसंट्रेशन होगा. एन साइड में डोनर कंसंट्रेशन की वैल्यू मैक्सिमम होती है और एक्सेप्टर कंसंट्रेशन की वैल्यू मिनिमम होती है. पी साइड में एक्सेप्टर कंसंट्रेशन की वैल्यू हाई होगी और डोनर कंसंट्रेशन की वैल्यू मिनिमम होगी. जीरो यहाँ पे कंसिडर करेंगे. तो एक्सेप्टर कंसंट्रेशन किस में होगा, पीस रीजन में लाई करेगा. देखो पी रीजन में लाई करेगा, ये जीरो है. तो एन रीजन में एक्सेप्टर कंसंट्रेशन जीरो होगा, यहाँ पे होगा ही नहीं, थ्योरी में लिखा हुआ है. तो यहाँ पे एक्सेप्टर कंसंट्रेशन जीरो लेंगे, इसलिए ग्राफ ऐसे जाएगी, यहाँ पे जीरो. ओके, ये डिप्लेशन रीजन का है. ये किसका है, डिप्लेशन रीजन का. यहाँ पे देखो एक्सेप्टर कंसंट्रेशन एन रीजन में मैक्सिमम बना दिया गया है, ये रॉन्ग है. एन रीजन में एक्सेप्टर कंसंट्रेशन क्या होती है, मिनिमम होती है, जीरो कंसीडर करेंगे. यहाँ पे देखो ये ग्राफ ऐसे, ये होगा ही नहीं, यहाँ पे ये ग्राफ भी रॉन्ग है. ओके, यहाँ पे देखो पी रीजन में है ही नहीं, एन रीजन में है ही नहीं, डिप्लेशन रीजन बना दिया है, ये भी रॉन्ग है. ओके, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, फर्स्ट. नाउ सी द सेकंड क्वेश्चन. Which of the following figure properly depict the donor concentration? Donor concentration N साइड में मैक्सिमम होगा, P साइड में मिनिमम होगा. ओके, तो डोनर का देखो, डोनर कंसंट्रेशन पीस रीजन में ज़्यादा बना दिया, ये तो रॉन्ग है. डोनर कंसंट्रेशन N रीजन में मैक्सिमम है, P रीजन में जीरो है, ये हो सकता है. ओके, यहाँ पे देखो ये सेम उसी को रिपीटेशन कर दिया है, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा. ओके, यहाँ पे आंसर क्या होगा इसका, बी. Which following figure properly depict the carrier concentration? Carrier concentration. Okay. तो whole concentration is p side, electron concentration in n side. कैरियर क्या होती है, कैरियर होल और इलेक्ट्रॉन होती है, होल मूव करती है, इलेक्ट्रॉन मूव करती है. ओके, सो कैरियर कंसंट्रेशन का ग्राफ देखो, होल कंसंट्रेशन इज p साइड. ओके, इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इन n साइड. कैरियर का होल कंसंट्रेशन पी साइड, इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन एन साइड. ये तो डायरेक्टली ग्राफ बना दिया ऐसे कांस्टेंट. यहाँ तो डिप्लेशन रीजन में फिर वैरी कर जाता है ना. ओके, ये ग्राफ नहीं होगा. कैरियर कंसंट्रेशन डिप्लेशन रीजन में नहीं होता है, थ्योरी में लिखा हुआ डिप्लेशन रीजन में इमोबाइल आयन होते हैं, मूव नहीं करते हैं वहाँ पे. ओके, सो
होल इलेक्ट्रॉन कंसेंट पी साइड में इलेक्ट्रॉन का कंसेंट्रेशन कम होगा, होल का कंसेंट्रेशन ज़्यादा होगा। सो इसके अकॉर्डिंग जो आंसर होना चाहिए ए होना चाहिए। ओके, इसका आंसर हो जाएगा थर्ड का ए। ओके, नेक्स्ट, which following figure properly depict the immobile charge concentration? इमोबाइल चार्ज कंसंट्रेशन, इमोबाइल चार्ज कंसंट्रेशन कहाँ पे होती है? डिप्लेशन रीजन में। डिप्लेशन रीजन में चार्ज कैरियर मूवेबल नहीं होते, थ्योरी में लिखा हुआ है। ओके, सो इमोबाइल चार्ज कंसंट्रेशन का ग्राफ कहाँ बनाएंगे? आपको डिप्लेशन रीजन में ही देखना होगा। तो देखो यहाँ पे डिप्लेशन रीजन में ग्राफ, सारा ग्राफ देखो डिप्लेशन रीजन में है, क्योंकि उसी रीजन में इमोबाइल आयंस होते हैं। ओके, सो पी साइड में देखो, पी साइड में निगेटिव चार्ज कैरियर होते हैं इमोबाइल आयंस। देखो थ्योरी में, इस फर्स्ट फिगर में देखो, यहाँ पे एन रीजन के साथ क्या होगा? प्लस, और पी रीजन के साथ क्या होगा? माइनस। ओके, सो इसके बेसिस पे ग्राफ देखना है। ओके, हाँ सॉरी, दिस वन। तो पी रीजन में नेगेटिव चार्ज कैरियर, एन रीजन में पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव इमोबाइल आयन, तो ये होना चाहिए। एन रीजन में प्लस, पी रीजन में माइनस। माइनस है तो ग्राफ है इसलिए नीचे बनाया गया है। नेगेटिव चार्ज का मतलब चार्ज का कंसंट्रेशन, पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो ऊपर, नेगेटिव चार्ज रहेगा नीचे, इसलिए ग्राफ नीचे बनाया गया है। तो पी साइड में, पी साइड के लॉन्ग क्या होती है? नेगेटिव। तो यहाँ तो इधर ये तो गलत है, डिप्लेशन रीजन ये होता है ना। ओके, ये डिप्लेशन इसमें रिप्रेजेंट करना चाहिए, ये रिप्रेजेंटेशन रॉन्ग है। यहाँ पे सही है लेकिन ये रिवर्स बना दिया है, ये करेक्ट होगा इसका आंसर। ओके, डिप्लेशन रीजन, इमोबाइल चार्ज कैरियर कहाँ पे होते हैं? ओनली डिप्लेशन रीजन में। डिप्लेशन रीजन से पहले भी नहीं होगा, डिप्लेशन रीजन के बाद में भी नहीं आएगा। यहाँ पे डिप्लेशन रीजन के पहले बनाया गया, बाद में बनाया गया, पहले बनाया गया, बाद में बनाया गया, इसीलिए सी और डी नहीं होगा। इस वाले में रिवर्स रिप्रेजेंटेशन है, पॉजिटिव चार्ज को नीचे बना दिया, पॉजिटिव चार्ज ऊपर होना चाहिए, है ना, ओरिजिन के ऊपर। ये ओरिजिन है बेसिकली, इसके ऊपर आपको चार्ज को रिप्रेजेंट करना है, ये रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन है। The depletion region will reduce when PN junction is reverse bias. Okay, depletion region क्या होगा? घट जाएगी, ये PN junction is reverse bias। अगर reverse bias करेंगे तो depletion region घट जाएगी। Okay, will increase when PN junction is forward bias। Okay, will never change for any type of bias, both A and B। डिप्लेशन फॉरवर्ड बायस में क्या होती है? फॉरवर्ड बायस में डिप्लेशन रीजन का विड्थ कम हो जाता है, रिवर्स बायस में डिप्लेशन लेयर की विड्थ बढ़ जाती है। ओके, थ्योरी में ही पढ़े होगे, पीएन जंक्शन डायोड जहाँ पढ़े होगे उसके थ्योरी में। फॉरवर्ड बायस में डिप्लेशन लेयर की विड्थ डिक्रीज करती है, रिवर्स बायस में डिप्लेशन लेयर की विड्थ इंक्रीज करती है। फॉरवर्ड बायस में चार्ज कैरियर को सपोर्ट करता है, इसलिए मैक्सिमम चार्ज कैरियर वहाँ पे मूव करते हैं डिप्लेशन लेयर रीजन में, इसलिए उसका विड्थ कम हो जाता है। रिवर्स बायस में अपोज करती है, इसलिए वहाँ पे डिप्लेशन लेयर की विड्थ इंक्रीज कर जाती है। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? डी, बोथ ए एंड बी। रिड्यूस व्हेन द पीएन जंक्शन इज, सॉरी इसमें रॉन्ग लिखा हुआ है, रिड्यूस व्हेन द डिप्लेशन रीजन इज रिवर्स बायस। डिप्लेशन रीजन, फॉरवर्ड बायस में, फॉरवर्ड बायस में डिप्लेशन लेयर की जो विड्थ होती है, डिप्लेशन लेयर की विड्थ डिक्रीज करती है। ओके, रिवर्स बायस में डिप्लेशन लेयर की जो विड्थ होती है वो इंक्रीज करती है। ओके, तो फर्स्ट में दिया हुआ है विल रिड्यूस व्हेन पीएन जंक्शन इज रिवर्स बायस। रिवर्स बायस करेंगे तो डिप्लेशन लेयर की विड्थ घटेगी, रॉन्ग है। ओके, विल इंक्रीज व्हेन पीएन जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस करेंगे तो डिप्लेशन लेयर की विड्थ इंक्रीज होगी, घटेगी। ओके, विल नेवर चेंज फॉर एनी टाइप ऑफ बायस। नो, ये भी रॉन्ग है, ए एंड बी ये भी रॉन्ग है, मीन्स यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट है। ओके, करेक्ट आंसर इसका ये होता है, फॉरवर्ड बायस में डिप्लेशन लेयर की विड्थ कम होती है, रिवर्स बायस में डिप्लेशन लेयर की विड्थ इंक्रीज होती है। ओके, ये थ्योरेटिकल पार्ट है।
यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट है। नेक्स्ट इज रीड बिलो केस एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। A ray of light travel from denser to rarer medium. After refraction, it bends away from the normal. ठीक है. When we keep increasing the angle of incident, the angle of refraction also increases. ठीक है. Till the refracted ray grazes along the incident and increase further, the ray will not emerge and be reflected back in the denser medium. Phenomenon is called TIR. Total internal reflection का ये concept लिखा हुआ है. Okay. अब आते हैं क्वेश्चन पे। ए रे ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम ए मीडियम इनटू वाटर। मीडियम, ये मीडियम से वाटर में जा रहा है। दिस इज अनदर मीडियम, यहाँ से लाइट वाटर में जा रही है। द रिफ्रैक्टिव ओके इंसिडेंट एंगल 18 डिग्री, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट दिया हुआ है क्वेश्चन में 18 डिग्री। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज मोर देन दैट ऑफ द वाटर। तो मीडियम का जो म्यू है दिस इज मोर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। ओके, ठीक है। क्रिटिकल एंगल फॉर द इंटरफेस बिटवीन टू मीडियम 20। क्रिटिकल एंगल का वैल्यू दिया हुआ है 20 डिग्री। मतलब क्या हुआ, मिनिमम एंगल। इससे कम एंगल रहेगा तो TIR नहीं होगा, इससे ज़्यादा रहेगा तो TIR होगा। क्रिटिकल एंगल का डेफिनेशन ये है, द मिनिमम एंगल व्हेन लाइट इज रिफ्लेक्टेड ओके बाय 90 डिग्री। रिफ्लेक्शन एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। तो मिनिमम एंगल, इससे कम रहेगा तो TIR नहीं होगा, इससे ज़्यादा हो सकता है। ओके, Which one of the following figure best represent the correct path of the ray of light? तो यहाँ पे देखो इंसिडेंट एंगल यहाँ पे कितना आया 18 डिग्री। 18 डिग्री क्या है, दिस 18 डिग्री जो थीटा है दिस इज लेस देन क्रिटिकल एंगल। इसका मतलब TIR यहाँ पे नहीं होगा। ओके, TIR होने के लिए एंगल C या C से ज़्यादा होना चाहिए। ओके, तो इस केस में यहाँ पे TIR नहीं होगी। ओके, सो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या गिवन है 18 डिग्री। Okay, this angle of incident is 18 degree. A ray of light travels from a medium into water. कोई एक मीडियम है, यहाँ से वाटर में जा रही है। Angle of incident is 18 degree. This angle of incident is 18 degree. The refractive index of the medium is more than that of the water. Medium का refractive index water के refractive index से ज़्यादा है। Okay. क्रिटिकल एंगल फॉर द रिफ्रैक्टिव इंटरफेस बिटवीन मीडियम इज 20 डिग्री। क्रिटिकल एंगल की वैल्यू 20 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंट यहाँ पे गिवन है 18 डिग्री। ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फिगर बेस्ट रिप्रेजेंट द करेक्ट पाथ ऑफ द रे ऑफ लाइट। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट क्रिटिकल एंगल से कम है, इसका मतलब TIR नहीं होगा। TIR होने के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंट क्रिटिकल एंगल के बराबर होना चाहिए और नहीं तो ज़्यादा होना चाहिए। बट यहाँ पे 18 डिग्री है, मीन्स TIR नहीं होगा। तो लाइट मूविंग फ्रॉम मीडियम टू वाटर, मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर से ज़्यादा है। इट मीन्स लाइट मूव फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। तो लाइट अगर डेंसर से रेयर जाती है तो इट मूव्स क्या, डेंसर से रेयर जाएगी तो लाइट मूव्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। ओके, तो लाइट का ओरिजिनल डायरेक्शन ये होगा, इधर चले जाएगी अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो बेस्ट फिगर यहाँ तो TIR कर दिया, नॉट TIR। ओके, यहाँ पे सरफेस को कर, ये क्रिटिकल कंडीशन वाला कर, ये भी नहीं होगा, TIR होगा ही नहीं यहाँ पे। तो ये दोनों में से पॉसिबिलिटी है, तो करेक्ट फिगर इसमें ये A हो जाएगा। यहाँ पे बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल है, दिस बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, ये होना चाहिए। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ए पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ ए टैंक फिल्ड विथ वाटर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू टू ए डेप्थ D। द एरिया ऑफ द surface of water through which light from the source can be emerges। ओके, ये एक सरफेस बनाओ, यहाँ पे एक सोर्स रख दो, इसका डेप्थ दिया हुआ है D। ओके, यहाँ से लाइट निकलेगी, लाइट ऐसे जाएगा, ये लाइट ऐसे जाएगी। ओके, सो ये एंगल मान लो। ओके, दिस एंगल इज सपोज थीटा, तो ये भी एंगल कितना होगा, थीटा। ओके, लाइट सोर्स प्लेस एट द टैंक फील्ड है वाटर, ये वाटर का दिस मीडियम दिया हुआ है और ये क्या हो जाएगा, एयर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का दे रखा है म्यू, डेप्थ है T। द एरिया ऑफ द सरफेस, सरफेस पे एरिया क्या बनेगा, सरफेस पे एरिया बनेगा ये वाली एक सर्कल की तरह बनेगा, यहाँ पे ये एरिया बनेगा। इसका एरिया हमें कैलकुलेट करना है। ओके, ये सोर्स है जो लाइट निकलेगी पूरे सरफेस पे, ये सर्कुलर पाथ को कवर करेगा। तो सर्कुलर पाथ का एरिया निकालना है, मीन्स हमें ये रेडियस निकालना है। अगर ये डिस्टेंस अगर कैलकुलेट कर दोगे, ये वाली डिस्टेंस अगर कैलकुलेट कर दोगे, यही रेडियस हो जाएगा, उसका एरिया हो जाएगा πr²।
तो रेडियस बेसिकली हमें कैलकुलेट करनी है। ओके, ये एंगल थीटा और यहाँ पे लाइट मान लो क्रिटिकल एंगल को फॉलो करती है, सरफेस को ग्रेज करके जाती है ना। तो ये एंगल क्या लेंगे हम लोग 90 डिग्री। ओके, तो लाइट मूव फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, क्रिटिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करनी है। ओके, इमर्जेज इज। ओके, सो ये एंगल अगर थीटा होगा तो यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे, ए पॉइंट पे स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे, स्नेल्स लॉ। ओके, सो हाउ वी राइट स्नेल्स लॉ, मीडियम का म्यू इंटू साइन थीटा इक्वल टू 1 इंटू साइन 90 डिग्री। साइन 90 क्या होती है 1। ओके, सो यहाँ से साइन थीटा इक्वल टू क्या ले सकते हैं 1 अपॉन म्यू। ओके, साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन म्यू। तो साइन थीटा इक्वल टू अगर 1 अपॉन म्यू है, सो इसमें हम लोग बेसिकली हमें ये आर निकालना है। ओके, तो इस वाले ट्राइंगल में सपोज दिस इज ए, दिस वन बी एंड दिस वन एस, तो ट्राइंगल ए बी एस। ओके, टेन थीटा यूज करो, टेन थीटा। तो टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेन थीटा परपेंडिकुलर आर, बेस क्या हो जाएगा डी, सो आर अपॉन डी। सो अगर साइन थीटा नोन है तो टेन थीटा हम लोग निकाल सकते हैं। साइन थीटा इक्वल टू क्या होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ये अगर थीटा लेंगे तो इस साइन थीटा के अकॉर्डिंग ये ट्रायंगल बनेगा। इस ट्रायंगल में फिर टेन थीटा हम लोग कैलकुलेट करो, व्हाट इज टेन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बेस का वैल्यू इस ट्रायंगल में क्या होगा म्यू स्क्वायर माइनस 1। सो व्हाट द टेन थीटा फ्रॉम दिस ट्रायंगल, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस 1। ये टेन थीटा इक्वल कर दो 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ से रेडियस कितना निकलेगा, ओके, यहाँ से रेडियस की वैल्यू आर इक्वल टू हाउ मच, डी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस 1, दिस इज द रेडियस। ओके, सो व्हाट इज द एरिया कवर्ड, एरिया कवर्ड कैसे, पाई आर स्क्वायर, एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर ये आर निकला इसका स्क्वायर कर दो, तो पाई डी स्क्वायर बाय उसका स्क्वायर करेंगे म्यू स्क्वायर माइनस 1। ओके, ये हो जाएगा एरिया। तो ऑप्शन देख लो, पाई डी स्क्वायर बाय म्यू स्क्वायर माइनस 1, ये बी आंसर। ओके, फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मीडिया विथ रिस्पेक्ट टू एयर द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल इज मैक्सिमम। ओके, किस केस के लिए क्रिटिकल एंगल मैक्सिमम होती है, तो क्रिटिकल एंगल मैक्सिमम कहने का मतलब है विद द फॉलोइंग मीडिया विद रिस्पेक्ट टू एयर, एयर के रिस्पेक्ट में पूछा गया है। ओके, सो क्रिटिकल एंगल मैक्सिमम होने के लिए क्रिटिकल एंगल कब होती है, व्हेन लाइट मूव फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। ओके, लाइट अगर डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी तो ये कंडीशन। तो यहाँ पे क्रिटिकल एंगल हम लोग इस तरह से, इस एंगल को क्या बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। ओके, तो यहाँ पे अगर इसमें 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर देखोगे तो स्नेल्स लॉ अप्लाई करो, म्यू डी डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन थीटा इक्वल टू रेयर मीडियम मतलब एयर साइन 90 डिग्री, ऐसे लिखा जाएगा। ओके, या तो सिंपली इसको म्यू आर लिख सकते हैं, रेयर मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, स्नेल्स लॉ मैंने यूज किया, तो म्यू डी इक्वल टू, या सिंपली साइन सी इक्वल टू क्या लिखोगे, साइन सी इक्वल टू म्यू आर बाय म्यू डी इंटू साइन 91, ये रिजल्ट आ गया। ओके, सो वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल इज मैक्सिमम। तो देखो ये वैल्यू अगर मैक्सिमम होना चाहिए, दिस शुड बी मैक्सिमम, ये मैक्सिमम होना चाहिए। तो डेंसर में ये मैक्सिमम होने के लिए इसके डिनोमिनेटर मिनिमम होना चाहिए। ओके, तो डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिनिमम होना चाहिए। तो ये देखो, ये मैक्सिमम, देखो सिंपल समझ लो, साइन सी मैक्सिमम होने का मतलब ये हुआ, लेफ्ट हैंड साइड मैक्सिमम मतलब ये राइट हैंड साइड मैक्सिमम, ये होल टर्म मैक्सिमम। ये होल टर्म मैक्सिमम कब होगा, जब डिनोमिनेटर इसका मिनिमम होगा। ओके, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम कम होना चाहिए, सॉरी रिफ्रैक्टिव डेंसर मीडियम कम होना चाहिए, यस। तो किसका डिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, क्रॉन ग्लास, फ्लिंट ग्लास, वाटर एंड डायमंड। डायमंड ज़्यादा हार्ड है, ओके,
तो डायमंड की रिफ्रैक्ट इंडेक्स ज़्यादा होगी। ओके, फ्लिंट ग्लास या क्राउन ग्लास, ये ग्लास है, सॉलिड है, तो सॉलिड का रिफ्रैक्ट इंडेक्स ऑब्वियसली वाटर से ज़्यादा होता है। सॉलिड लिक्विड गैस में सॉलिड की रिफ्रैक्ट इंडेक्स ज़्यादा होती है, लिक्विड का उससे कम होता है और गैसेस का सबसे कम होता है। तो मिनिमम रिफ्रैक्ट इंडेक्स हमें चाहिए, तो मिनिमम रिफ्रैक्ट इंडेक्स किसका आएगा इस ऑप्शन में? वाटर का आएगा, क्योंकि वाटर लिक्विड है और ये तीनों क्या है? सॉलिड है। ओके, सो फॉर मैक्सिमम क्रिटिकल एंगल इंटरफेस क्या लेंगे हम लोग? वाटर एंड एयर, वाटर एयर का इंटरफेस लेंगे, उस कंडीशन में मैक्सिमम क्रिटिकल एंगल आएगा। ओके, तो आंसर होगा इसका सी। द क्रिटिकल एंगल फॉर ए पेयर ऑफ टू मीडिया ए एंड बी आर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 2 and 1 रिस्पेक्टिवली। ओके, दो पेयर ऑफ मीडिया है, दिस इज फर्स्ट मीडियम, दिस इज सेकेंड मीडियम, ए एंड बी। पहले ए लिखा हुआ है फिर बी लिखा हुआ है, तो ए ये मान लो, बी ये मान लो, ए का फिर 2 and 1, तो ए का रिफ्रैक्ट इंडेक्स 2, बी का रिफ्रैक्ट इंडेक्स 1 गिवन है। ओके, इसके लिए क्रिटिकल एंगल फाइंड करना है। तो क्रिटिकल एंगल कब होती है? व्हेन लाइट मूव फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। ओके, तो ये आपका डेंसर मीडियम का ए और ये रेयर मीडियम का बी। डेंसर मीडियम का ज़्यादा है, रेयर मीडियम का कम है, ठीक है। यहाँ पे TIR होगा, तो क्रिटिकल एंगल इसके लिए कैलकुलेट करना है। ओके, तो कैलकुलेट करो, लाइट ऐसे जाएगी। ओके, दिस इज क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल ये एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। स्नेल्स लॉ अप्लाई करो। ओके, स्नेल्स लॉ क्या यूज करेंगे? म्यू ए इंटू साइन सी इक्वल टू म्यू बी इंटू साइन 90। क्लियर है? म्यू ए 2 साइन सी, म्यू बी 1 साइन 91, साइन सी इक्वल टू हाउ मच? 1/2। साइन की वैल्यू 1 कब होती है? साइन 30 डिग्री। ओके, सी इक्वल टू हाउ मच? 30 डिग्री। तो क्या हो जाएगा? 30 डिग्री। ओके, द क्रिटिकल एंगल फॉर पेयर ऑफ मीडियम एंड एयर इज 30 डिग्री। मीडियम और एयर, ये मीडियम और ये एयर, इसका क्रिटिकल एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री। ओके, तो बनाओ, लाइट ऐसे जाएगी, ऐसे चला जाएगा, ये एंगल सी, दिस इज इक्वल टू 30 डिग्री। द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, इस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट निकालना है। यहाँ पे लाइट की स्पीड क्या होगी निकालना है। एयर में लाइट का स्पीड तो सी होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, तो क्रिटिकल एंगल दिया हुआ है, कैलकुलेट करते हैं। ओके, और ये भी जानते होगे स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम क्या होती है? मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट इक्वल टू लाइट इन स्पीड इन एयर बाय म्यू। ओके, सो बेसिकली हमें क्या करनी है? इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें कैलकुलेट करना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल जाएगा तो आप निकाल सकते हो। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकलेगा? विद द हेल्प ऑफ TIR कंडीशन। तो यहाँ पे फिर TIR वाला कंसेप्ट। ओके, सो कैसे लिखेंगे हम लोग? इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सपोज म्यू डी डेंसर मीडियम इंटू साइन 30 डिग्री। ओके, इक्वल टू एयर है तो एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 और साइन 91। ओके, तो म्यू डी कितना आएगा? 1/sin 30, sin 30 1/2 होता है, तो यहाँ पे 1/2 आएगा, डेट इज 2। तो म्यू डी कितना आ जाएगा? 2। ओके, सो मीडियम में लाइट की स्पीड क्या होगी? म्यू एयर बाय म्यू, सॉरी सी एयर बाय म्यू। ओके, तो सी एयर कैसे लिखेंगे? दिस इज 3 × 10⁸ बाय म्यू का वैल्यू 2 पुट करो, तो 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट है सेक्शन ई। ओके, ये सेक्शन ई का क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेक्शन ई। ओके, इन रेफरेंस टू द पिक्चर गिवन हेयर, ए कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ एफ एयर, ओके, एयर में फोकल लेंथ गिवन है, इमर्जेज इन वाटर, लेंस को वाटर में पुट किया गया है, टू व्यू ए स्मॉल ब्लैक स्टोन दैट इज प्लेस्ड एट द बॉटम, ये बॉटम पे एक स्टोन है, ऑफ द कंटेनर इज एट डेप्थ डी फ्रॉम द लेंस, ये डेप्थ कितनी है? डी है। विल इट फॉर्म ए मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज ऑफ द स्टोन इफ डी इज मोर देन एयर, एफ एयर। ओके, ये जो लेंस है इस ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज फॉर्म करेगा, ये हमें देखना है।
इफ डी इज मोर देन एफ एयर, जो डी है डिस्टेंस ये फोकल लेंथ इन एयर से ज़्यादा है। ओके, सो लेंस में क्या होती है, अगर ये लेंस है, ये इसका f, ये इसका 2f, ये इसका f और ये इसका 2f। ओके, अगर ऑब्जेक्ट की लेंथ, वर्चुअल इमेज कब बनेगा, अगर ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर ऑफ फोकस के बीच में होगा, यहाँ पे। ओके, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे रहेगा तब इसका इमेज क्या बनती है, वर्चुअल बनता है। इसी कंडीशन में वर्चुअल बनता है। दूसरा कोई भी केस है तो उसमें ऑब्जेक्ट क्या बनती है, रियल बनती है। ओके, अब यहाँ जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ये एयर वाले कंडीशन लेते हैं। एयर में, तो एयर में जो फोकल लेंथ है वो फोकल लेंथ डी से ज़्यादा है। ओके, मतलब अगर जो अभी जो ऑब्जेक्ट है ये डी की वैल्यू एयर में फोकल लेंथ, दिस इज फोकल लेंथ इन एयर, ओके, इससे ज़्यादा है। ओके, अगर सपोज दिस इज 10 सेंटीमीटर, जूम करते हैं, अगर एयर में 10 सेंटीमीटर है, ये जो डी है इस एयर से ज़्यादा है, मीन्स दिस इज सपोज 15 सेंटीमीटर, ऐसा है। ओके, डी इज मोर देन एफ एयर, ये कंडीशन दिया हुआ है। तो विल इट फॉर्म में मैग्नीफाइड इमेज, मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज। तो अब इस केस में एयर में लेंस है, अगर ये लेंस वाटर में रहेगा तो ये वर्चुअल इमेज की फॉर्मेशन करेगी या नहीं, इसके बारे में जस्टिफाई करना है। सो लेंस को जब लिक्विड में डिप्ट करते हैं तो उसकी फोकल लेंथ क्या होती है, इंक्रीज करती है ना। ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, लेंस मेकअप फॉर्मूला 1/f इक्वल टू म्यू मीडियम, ओके, म्यू एयर। ओके, ये लेंस मेकअप फॉर्मूला हम लोग यूज करके इसकी फोकल लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। म्यू जी बाय म्यू मीडियम माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ओके, सो फोकल लेंथ यहाँ पे क्या हो जाएगी, मीडियम में इंक्रीज कर जाएगी। तो इस लेंस का जो फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ ऑफ मीडियम ऑफ लेंस इज मोर देन फोकल लेंथ ऑफ एयर। ओके, जब लेंस को वाटर में डिप्ट करते हैं तो किसी भी लिक्विड में, तो उसकी फोकल लेंथ क्या होती है, इंक्रीज कर जाती है। तो फोकल लेंथ क्या होगा, इसका इंक्रीज करेगा। अगर इसकी फोकल लेंथ, अगर लेंस की फोकल लेंथ मीडियम में, वाटर में, अगर ये 15 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो जाएगा, ओके, ऑब्जेक्ट की ये है, वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन करने के लिए, वर्चुअल इमेज करने के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, वर्चुअल इमेज का होने के लिए डी का जो वैल्यू है, ये जो डिस्टेंस डी होगा, डी का वैल्यू मस्ट बी लेस देन फोकल लेंथ। फोकल लेंथ ज़्यादा होना चाहिए, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कम होनी चाहिए, तभी वर्चुअल इमेज बनेगा। ओके, सो फोकल लेंथ यहाँ पे क्या होगी, ग्लास का मीडियम में इंक्रीज करेगा। ओके, अगर ये इंक्रीज होके 15 से ज़्यादा हो जाएगा, सपोज 16 सेंटीमीटर, ओके, 15 से ज़्यादा होना चाहिए। अगर ये 16 सेंटीमीटर को एक्वायर कर देती है, उस कंडीशन में ये लेंस से वर्चुअल इमेज की फॉर्मेशन करेगा। ओके, वर्चुअल इमेज करने के लिए ये कंडीशन, फोकल लेंथ का वैल्यू डी से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से ज़्यादा होना चाहिए। ओके, तो ये कंडीशन लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इफ़ फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन मीडियम, ओके, इज मोर देन फोकल लेंथ इन एयर। फोकल लेंथ में ज़्यादा होगा क्योंकि वहाँ पे मीडियम में, वाटर में फोकल लेंथ क्या होती है, इंक्रीज करती है। ओके, इफ focal length of lens in medium which is more than D, okay, medium which is more than D, अगर D से ज़्यादा होगा, इस वाले कंडीशन को फॉलो करेगा, D से ज़्यादा होगा, then only, okay, then lens forms virtual image। वो कंडीशन में ही वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन लेंस करेगा। आया समझ में? नेक्स्ट देखते हैं। इन द गिवन कॉम्बिनेशन ऑफ 3 ट्रायंगुलर प्रिज्म, ए रे ऑफ लाइट इंटर्स द फर्स्ट प्रिज्म एंड देन लेफ्ट एंड एग्जिस्ट फ्रॉम द प्रिज्म ऑन द राइट साइड। ओके, आफ्टर रिफ्रैक्शन कंसिडर द एंगल ऑफ द प्रिज्म टू बी स्मॉल एंड द रेशियो A0/A। A0 मीन्स इसकी एंगल, प्रिज्म एंगल इसका ही, ये रेशियो रिलेशन गिवन है। प्रूव दैट द नेट डेविएशन प्रोड्यूस इन द लाइट रे टू बी 0। ओके, नेट डेविएशन, टोटल डेविएशन क्या होनी चाहिए इसकी, 0 होनी चाहिए। म्यू इक्वल टू म्यू नॉट, टोटल डेविएशन विल बी 0 इफ म्यू इक्वल टू म्यू नॉट इन द गिवन कॉम्बिनेशन।
अगर म्यू इक्वल टू म्यू नॉट हो जाएगी तो टोटल डेविएशन 0 आ जाएगा। ओके, तो डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है? डेविएशन का फॉर्मूला डेल्टा इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। ओके, तो टोटल डेविएशन अब पहले निकालो। टोटल डेविएशन डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3, तीनों लेंस का लिख सकते हैं। डेल्टा 1 इसके लिए है ना, म्यू माइनस 1, इसके एंगल और प्रिज्म ए, प्लस ये जो प्रिज्म है सेकेंड प्रिज्म इन्वर्टेड है। ओके, तो इसका डेविएशन क्या हो जाएगा? नेगेटिव। ओके, इसका ओरिएंटेशन रिवर्स है। तो बेसिकली यहाँ पे प्लस की जगह माइनस हम लोग यूज करेंगे। दिस इज माइनस। इसका डेविएशन म्यू नॉट माइनस 1, इसकी एंगल और प्रिज्म ए नॉट, प्लस थर्ड का इसका म्यू माइनस 1 एंगल और प्रिज्म ए, ये नेट डेविएशन। ओके, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है इसका 0 होना चाहिए। 0 होने के लिए वो कंडीशन हमें प्रूव करनी है, म्यू इक्वल टू म्यू नॉट हमें प्रूव करनी है। तो डेल्टा नेट इक्वल टू 0, इसे फिर से देखो, ये टर्म यहाँ पे 2 बार है ना, तो 2 टाइम्स ऑफ म्यू माइनस 1 इंटू ए माइनस म्यू नॉट माइनस 1 इंटू ए नॉट, इसे राइट हैंड साइड ले जाओ। सो म्यू नॉट माइनस 1 इंटू ए नॉट इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ म्यू माइनस 1 इंटू ए। यहाँ से अगर देखोगे एक रिलेशन दिया हुआ है ए नॉट बाई ए इक्वल टू 2, तो ए नॉट बाई ए ये 2 के बराबर है। ओके, तो म्यू नॉट माइनस 1 इसको ए नॉट बाई ए ले सकते हैं, दिस इक्वल 2 टाइम्स ऑफ म्यू माइनस 1। ये किसके बराबर है? दिस वैल्यू इज 2, तो ये और इसके साथ कैंसिल। ओके, तो म्यू नॉट माइनस 1 इक्वल टू म्यू माइनस 1 हम लोग लिख सकते हैं। माइनस 1 कैंसिल, तो म्यू नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा? म्यू। हो गया प्रूव। ओके, सो टोटल डेविएशन 0 होने के लिए ये कंडीशन हमें प्रूव करनी है। A glass prism of absolute refractive index of 1.52 is surrounded by a medium. Okay, glass prism है और ये medium है. The emergent ray are bent either upward or downward. इसमें downward है, इसमें upward है. Okay. Select the suitable surrounding medium from the event table. Refractive index here for each of the above refraction through the prism P and Q. Give the region for the choice of the medium. Okay. सो यहाँ पे इस बेंडिंग के अकॉर्डिंग हमें चूज करना है कि मीडियम जो होगा उस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगी। समझ में आया? जो लाइट की बेंडिंग है उस बेंडिंग के अकॉर्डिंग हमें इस मीडियम पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चूज करना है। तो लाइट यहाँ पे क्या है? देखो, लाइट मूव फ्रॉम, सिंपल देखो, लाइट ये डेंसर मीडियम होगा और ये कोई मीडियम है, तो लाइट इस मीडियम फर्स्ट मीडियम से सेकेंड मीडियम में जा रही है एंड इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे जा रही है। तो लाइट अगर नॉर्मल से अवे जाती है इसका मतलब लाइट मूव्स डेंसर मीडियम टू रेडर मीडियम। तो इस वाले कंडीशन में ये रेडर मीडियम हो जाएगा और ये डेंसर मीडियम होना चाहिए। यस और नो? सेकेंड फिगर में लाइट मूव्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो लाइट मूव्स टुवर्ड्स द नॉर्मल कहने का मतलब ये हुआ कि व्हेन लाइट मूव्स फ्रॉम रेडर मीडियम टू डेंसर मीडियम, तो इस कंडीशन के लिए ये रेडर मीडियम की तरह बिहेव करेगा और ये डेंसर मीडियम होना चाहिए। ओके, अब ये प्रिज्म है, प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है हाउ मच? 1.52। ओके, सो ये इसका है 1.52 म्यू ग्लास का, तो रेडर मीडियम होने के लिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.52 से कम होना चाहिए। ओके, सो फॉर पी फिगर इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का कम होना चाहिए। 1.52 से कम होने का मतलब ये हुआ 1.5, ये दोनों सेम दे रखा है, कुछ मिसप्रिंट है यहाँ पे, ये दोनों वैल्यू सेम इक्वल दे रखा है। ओके, इसी के अकॉर्डिंग करते हैं। यहाँ पे रेडर मीडियम मीन्स यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेंजीन होना चाहिए। ओके, अगर ये बेंजीन रहेगा तो लाइट जो होगी नॉर्मल से अवे जाएगी। तो 1.52 से कम होने का मतलब सिर्फ एक ही ऑप्शन है, दिस वन। इस वाले केस में ये डेंसर होना चाहिए, ये 1.52 ये डेंसर, मतलब इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.52 से ज़्यादा होना चाहिए। 1.52 ज़्यादा, ये तीनों कंडीशन है। ओके, तो ये तीनों केस में ये मीडियम हो जाएगा। ओके, तो दिस इज फॉर क्यू फिगर एंड दिस इज फॉर पी फिगर। यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट है, 1.54 1.54 दोनों सेम गिवन है। ओके, दोनों सेम नहीं होगा, कुछ वैल्यू डिफरेंट होगा दोनों में। नेक्स्ट देखते हैं।
द इंटरफेरेंस पैटर्न ड्यू टू लाइट shows bright and dark region that appears similar to the antinode and node of a standing wave. Okay, while both the patterns are based on the superposition principle, give one major point of the difference between the standing wave pattern and the interference pattern. Okay, ये आपका पैटर्न गिवन है. ओके, गिवन टू सेट ऑफ स्लिट S1 S2 स्लिट के लिए ये आपका जो स्लिट विड्थ होगी उसकी लेंथ गिवन है. ऑल्सो गिवन द टू पॉसिबल इंसिडेंट लाइट वेवलेंथ λ1 λ2 स्टेट वेदर द रीजन. यहाँ पे देखो D2 इज मोर देन D1, फिगर से ही क्लियर है. ओके, यहाँ पे देखो ये λ1 λ2 ये है, कल आएगा है ना. λ2 इज मोर देन λ1, ये λ1 डिस्टेंस ज़्यादा है इसका. ओके, स्टेट विद द रीजन फॉर व्हाट कॉम्बिनेशन ऑफ द टू स्लिट एंड वेवलेंथ विल द इंटरफेरेंस पैटर्न बी. ओके, मोस्ट स्प्रेड इंटरफेरेंस पैटर्न इज मोस्ट स्प्रेड. तो मोस्ट स्पीड का आने का मतलब है इंटरफेरेंस पैटर्न के लिए ज़्यादा स्पीड करेगा तो बीटा की वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए. ओके, फ्रिंज विड्थ. तो मोस्ट स्पीड का मतलब ये हुआ फ्रिंज विड्थ बीटा फ्रिंज विड्थ क्या होती है, λd/d. ओके, तो मोस्ट स्प्रेड का मतलब ये हुआ मोस्ट स्प्रेड, इट मीन्स बीटा इज मोर देन, बीटा की वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए. मोस्ट फर्स्ट में मोस्ट स्प्रेड मतलब बीटा की वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए. तो बीटा की वैल्यू ज़्यादा होने के लिए लैम्डा तो कांस्टेंट है, लैम्डा. ओके, लैम्डा और डी पे देखना है. ओके, तो बीटा ज़्यादा होने के लिए लैम्डा की वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए और डी का वैल्यू कम होना चाहिए. ओके, तो मोस्ट स्प्रेड करने के लिए लैम्डा की वैल्यू ज़्यादा, तो दिस इज फॉर λ2 एंड डी की वैल्यू कम मीन्स D1. तो λ2 एंड D1 के लिए जो लाइट होगी ज़्यादा स्प्रेड करेगा. लिस्ट स्प्रेड करने के लिए बीटा की वैल्यू कम होनी चाहिए. इट मीन्स बीटा की वैल्यू कम का मतलब लैम्डा कम होना चाहिए, λ1 और डी ज़्यादा होना चाहिए मीन्स D2. क्लियर है. Find the ratio of the maximum and minimum intensity produced due to the superposition of two coherent light wave of intensity I and 4I. इंटेंसिटी का रेशियो दिया हुआ है. ओके, रेशियो मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी. तो I मैक्सिमम बाय I मिनिमम. ओके, एम्पलीट्यूड के टर्म में इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं. मैक्सिमम करने के लिए A1 प्लस A2 बाय A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं. इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर होता है. मैक्सिमम तब होगा जब A1 प्लस A2, मिनिमम होगा जब A1 माइनस A2. क्वेश्चन में दे रखा है I1 बाई I2, इंटेंसिटी का रेशियो दे रखा है I/4I, मतलब कितना हुआ 1/4. I प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर होता है, पढ़े होगे I प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर. तो इसको लिख सकते हैं प्रोपोर्शनल टू क्या, ए स्क्वायर, मतलब A1 बाई A2 का होल स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं. ओके, तो यहाँ से A1 बाई A2 कितना आएगा 1/4 मतलब 2. इस रिलेशन को देखो, इस रिलेशन को हम लोग यहाँ से भी कर सकते हैं. नोमिनेटर डिनोमिनेटर में A2 से डिवाइड करो इसमें, तो A1 बाई A2 प्लस 1. ओके, डिवाइड कर देते हैं. A1 बाई A2 प्लस 1 होल अपॉन A1 बाई A2 माइनस 1. मैंने क्या किया, नोमिनेटर डिनोमिनेटर में A2 से डिवाइड कर दिया. A1 बाई A2 1 आया, ये वैल्यू डायरेक्ट पुट करो यहाँ पे, तो हाफ प्लस 1 बाई हाफ माइनस 1, हाफ प्लस 1 3/2. ओके, हाफ माइनस 1 माइनस 1/2, हाफ और 2 कैंसिल. ओके, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, दिस वैल्यू इज 3/2 और माइनस 1/2 का होल स्क्वायर. 2 कैंसिल, 3/2, 3 बाय माइनस 1, 3 बाय माइनस 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर 9:1. ओके, सो 9:1 इज द आंसर. ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर एन इलेक्ट्रिक डायपोल. इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस होना चाहिए, ड्रॉ करना है. तो अगर कोई चार्ज होती है तो ड्यू टू प्लस चार्ज इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होता है, कंसेंट्रिक स्फेरिकल. ओके, ड्यू टू पॉइंट चार्ज इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होता है, कंसेंट्रिक स्फीयर.
बट यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है डायपोल, डायपोल। तो डायपोल का मतलब प्लस माइनस दोनों होता है, पॉजिटिव निगेटिव दोनों चार्ज होती है। ओके, तो यहाँ पे सपोज ये डायपोल है, ये प्लस चार्ज और ये माइनस चार्ज, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होता है, इक्वल एंड अपोजिट। इसका बनाएंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। कैसा बनेगा? कंसेंट्रिक, कंसेंट्रिक बनाओ, ऐसा 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 ऐसा, ये नेगेटिव चार्ज, तो फिर यहाँ पे ये बनेगा कंसेंट्रिक लाइक दिस वन। ओके, ऐसा। ओके, लेकिन ये प्लस माइनस दोनों है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या होगा? अट्रैक्टिव फोर्स। तो ड्यू टू अट्रैक्शन जब ये फील्ड लाइन बनेगी तो यहाँ पे ये थोड़ा सा आगे की ओर मूव करेगी फोर्स कारण। ओके, तो शेप थोड़ा सा यहाँ पे, जहाँ पे ज्वाइनिंग पॉइंट पे शेप चेंज करेगा। और यहाँ पे भी देख सकते हैं, अगर इसकी डिस्टेंस अगर डी होगी, है ना, तो इसके हाफ पॉइंट पे, सेंटर पे, d/2 पे पोटेंशियल की वैल्यू हो जाएगी 0, क्योंकि पॉजिटिव का पोटेंशियल पॉजिटिव, नेगेटिव का पोटेंशियल नेगेटिव, दोनों को ऐड करेंगे 0 आ जाएगा। पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, तो नेट पोटेंशियल इसके इन बिटवीन क्या होती है? 0 होती है। ओके, लेकिन प्लस माइनस के बीच में अट्रैक्शन भी काम करता है। तो ड्यू टू अट्रैक्शन फोर्स जो लाइन जो बनेगा यहाँ पे कुछ इस तरह से चेंज करता है, इसका ओरिएंटेशन कुछ चेंज करेगा। इस तरह से पैटर्न का फॉर्मेशन होता है, कंसेंट्रिक बनेगा। यहाँ पे फील्ड लाइन क्या होती है? क्लोज हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स काम करता है। नेक्स्ट है टू आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्ज। अब दो पॉजिटिव चार्ज है प्लेस नियर ईच अदर, दो पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे प्लस माइनस होने के कारण क्या होती है? अट्रैक्टिव फोर्स लगती है, तो फील्ड लाइन यहाँ पे क्लोज हो जाती है, उसके बीच का जो गैपिंग होती है कम हो जाता है। ओके, लेकिन यहाँ पे देखो सेकेंड केस में दोनों पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव। तो अगर प्लस और प्लस है तो ड्यू टू इन बिटवीन पॉजिटिव चार्ज क्या लगेगा? रिपल्सन फोर्स। ओके, तो पैटर्न क्या होती है? पैटर्न यहाँ पे जहाँ पे ज्वाइनिंग होती है इन सेंटर पॉइंट पे, अगर देखोगे सेंटर लाइन पे, तो वहाँ पे गैपिंग बढ़ जाती है। दो लाइन्स के बीच में डिस्टेंस यहाँ पे ज़्यादा होता है सेंटर वाले पॉइंट के पास, और यहाँ पे दो लाइन के बीच में डिस्टेंस कम हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स और यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स। तो पैटर्न का रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से करना है हमें। ओके, ओके, तो यहाँ पे गैपिंग क्या होगा? सेंटर पॉइंट पे इंक्रीज करेगा, और यहाँ पे गैपिंग क्या होगा? कम होगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में रिपल्सिव, यहाँ पे अट्रैक्टिव। तो इस तरह से पैटर्न हमें ड्रॉ करना है, बनेगा स्फेरिकल लेकिन डिफरेंस होगा। इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद द एयर बिटवीन द प्लेट्स, ईच प्लेट हैज एन एरिया, दिस वन, एरिया दे रखा है। ओके, द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट इज दिस वन, डी दे रखा है और ये एरिया दे रखा है। कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। कैपेसिटेंस सिंपल है, डायरेक्ट सिंपल फॉर्मूला लगाना है, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। ओके, एरिया दे रखा है, डी दे रखा है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जानते हो। ओके, पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। इफ द कैपेसिटर इज कनेक्टेड इज 100 वोल्ट, कैपेसिटर 100 वोल्ट से कनेक्ट किया गया है, व्हाट वुड बी द चार्ज ऑन द ईच प्लेट। अब चार्ज पूछा गया है। ओके, तो चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? Q इक्वल टू सी वी। सी यहाँ पे कैलकुलेट करोगे। ओके, इस सी का वैल्यू यहाँ पुट करना है, और V ऑलरेडी दिया हुआ है। ओके, पुट करोगे, ये तुम्हारा चार्ज का वैल्यू हो जाएगा। हाउ वुड द चार्ज ऑन द प्लेट बी अफेक्टेड इफ 3 मिलीमीटर थिक माइका शीट ऑफ K इक्वल टू 6 is inserted between the plates while the voltage supply remains same. ओके, अब चार्ज क्या होगा? तो डायरेक्टली पुट करने से उसकी कैपेसिटेंस क्या होती है? इंक्रीज कर जाती है। चार्ज इंक्रीज करेगा। ओके, चार्ज तो इंक्रीज करेगा। अगर वैल्यू निकालना है तो वैल्यू भी हम लोग निकाल सकते हैं। ओके, अगर ये डायरेक्टिक है, सॉरी कैपेसिटेंस है, इसके बीच में डायरेक्टिव पुट करो। ओके, इसका थिकनेस कुछ दे रखा है T, और ये कितना है? D। इस केस में कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होती है? ए एप्सिलॉन बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई एप्सिलॉन आर, ये रिलेशन होता है। ओके, तो एरिया दे रखा है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जानते हो, डी, प्लेट सेपरेशन ऑलरेडी दे रखा है, टी,
टी यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 मिलीमीटर, दिस इज टी। 3 मिलीमीटर मीन्स 3 इंटू 10⁻³ 0.0303 मीटर। ओके, ये टी आ जाएगा। और डी मिलीमीटर है तो इसको डायरेक्टली कर सकते हैं। ओके, प्लेट सेपरेशन भी 3 मिलीमीटर है और प्लेट का जो डायरेक्टली का भी थिकनेस 3 मिलीमीटर है। तो बेसिकली यहाँ पे डायरेक्टली दोनों सेम है। देखो ये गैपिंग और थिकनेस दोनों सेम दे रखा है, तो ये रिलेशन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, अगर डी का वैल्यू कम होता तो उस कंडीशन में वो फॉर्मूला यूज करते हैं। यहाँ पे डायरेक्टली लगा सकते हैं, सी इक्वल टू पूरे प्लेट सेपरेशन को कवर कर रही है डाइलेक्ट्रिक। ओके, तो यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हैं, सी इक्वल टू के ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। ओके, ये डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई कर दो, सी डैश के टाइम्स ऑफ सी। ये जो सी निकालोगे उसमें के से मल्टीप्लाई कर देनी है। के क्या है, डायरेक्टली कांस्टेंट 6, तो 6 आ जाएगा 6 टाइम्स ऑफ सी। ओके, अब यहाँ से चार्ज पूछा गया है तो चार्ज निकाल सकते हैं, क्यू डैश इक्वल टू सी इंटू वी। ओके, तो सी डैश इंटू वी, वोल्टेज रिमेन सेम। ओके, वोल्टेज की वैल्यू अगेन 100। ओके, यहाँ से सी डैश निकाल लो, 6 और ये सी को जो भी निकालोगे मल्टीप्लाई कर लेना, इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे तो ये तुम्हारा चार्ज निकल जाएगा। A capacitor of capacitance C1 is charged to a potential V1 while another capacitor of charge to C2 is V2. The capacitors are now disconnected from their respectively charging battery and connect in the parallel to each other. Find the total energy stored in the two capacitors before they are connected. Before they are connected means C1 पे कितना, C1 को चार्ज कर रहे हैं V1 से, C2 को चार्ज कर रहे हैं V2 से। तो बिफोर कनेक्शन एनर्जी कितना होगा, टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी कैसे लिख सकते हैं, दोनों का एनर्जी हाफ सी वी स्क्वायर। सो हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर, यही टोटल एनर्जी हो जाएगा बिफोर कनेक्शन। फाइंड द टोटल एनर्जी स्टोर इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द टू कैपेसिटर। टोटल एनर्जी है, ओके, टोटल एनर्जी आप पैरेलल कॉम्बिनेशन, जब दोनों को पैरेलली कंबाइन करेंगे तब टोटल एनर्जी क्या होगा। तो जब कंबाइन करोगे दो कैपेसिटेंस को पैरेलल इस तरह से, तो उस कंडीशन में चार्ज का फ्लो कब होती है, जब दोनों की पोटेंशियल सेम हो जाती है। पैरेलल है तो सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा दोनों केस में, C1 प्लस C2। ओके, सो जब कैपेसिटर को कनेक्ट करोगे तो चार्ज, टोटल चार्ज हमेशा कांस्टेंट होती है, टोटल चार्ज ही रिमेन कांस्टेंट, जितना चार्ज पहले था और जितना चार्ज बाद में आएगा। तो इस कैपेसिटेंस पे चार्ज मान लो Q1, इस पे मान लो Q2 इनिशियली चार्ज। ओके, तो आफ्टर कनेक्शन चार्ज क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो यहाँ पे लिख सकते हैं चार्ज रिमेन कांस्टेंट, चार्ज रिमेन कांस्टेंट। ओके, इनिशियल चार्ज इक्वल टू फाइनल चार्ज, फॉर द इनिशियल चार्ज Q इक्वल टू CV। ओके, तो C1 V1 प्लस C2 V2, फाइनल C इक्वल टू Q इक्वल टू CV। C कैपेसिटेंस के क्या होगा, फाइनली पैरेलल में है तो ये हो जाएगा C1 प्लस C2। और वोल्टेज कंसिडर करते हैं V, जब V वोल्टेज अटेन हो जाएगा उस कंडीशन के बाद चार्ज फ्लो नहीं करेगा, तो दिस इज द फाइनल वोल्टेज। यहाँ से हम लोग फाइनल वोल्टेज निकाल सकते हैं, व्हाट द फाइनल वोल्टेज, C1 V1 प्लस C2 V2 बाई C1 प्लस C2। ओके, तो C1 V1 प्लस C2 V2 बाई C1 प्लस C2, इस पोटेंशियल तक क्या होगा, चार्ज इसमें फ्लो करेगी। ओके, अब पूछा गया टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी क्या होगा आफ्टर पैरेलल कॉम्बिनेशन। सेम फार्मूला, एनर्जी का फार्मूला वही होता है, हाफ सी बी स्क्वायर CP, क्योंकि दोनों अब पैरेलली कनेक्टेड है, इंटू V स्क्वायर। वोल्टेज क्या लेंगे, इसी वोल्टेज तक तो फ्लो कर रही है चार्ज, इसी वोल्टेज का होल स्क्वायर। अब सबकी वैल्यू पुट करो, तो U इक्वल टू हाफ CP C1 प्लस C2 इंटू V, इसका स्क्वायर। ओके, इसका स्क्वायर करेंगे तो टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ C1 प्लस C2, इसका स्क्वायर करना है। ओके, C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर बाय दिस स्क्वायर C1 प्लस C2 होल स्क्वायर, इस स्क्वायर से ये कैंसिल। ओके, तो टोटल एनर्जी कितना आ जाएगा, टोटल एनर्जी इक्वल टू हाफ C1 V1 प्लस C2 V2 होल स्क्वायर बाय C1 प्लस C2, ये टोटल एनर्जी हो जाएगा, ये आंसर हो गया। Okay, now explain the reason for the difference of the energy in parallel combination
इज कंप्रेस्ड इनटू द टोटल एनर्जी। अब ये एनर्जी और ये इनिशियल एनर्जी दोनों में क्या डिफरेंस है, क्यों डिफरेंस है? इसका रीजन ये है, इस प्रोसेस में क्या होती है, एनर्जी का लॉस होता है। ओके, वो एनर्जी का लॉस क्यों होता है? ड्यू टू मूवमेंट ऑफ चार्ज। चार्ज क्या होती है, यहाँ से ट्रांसफर करती है फर्स्ट से सेकंड में। तो हीट के फॉर्म में क्या होती है, एनर्जी का लॉस होता है। दैट इज द रीजन द एनर्जी इज डिफरेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल। ओके, वैसे ही पढ़े होगे, जब किसी कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो बैटरी जितनी एनर्जी सप्लाई करती है उसका 50% ही एनर्जी कैपेसिटर में स्टोर होता है। 50% एनर्जी क्या होती है, लॉस हो जाती है हीट के फॉर्म में। सो डैट एन आइडियल इंडक्टर डज नॉट डिसिपेट पावर इन एन एसी सर्किट। आइडियल इंडक्टर एसी सर्किट में पावर डिसिपेट नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? एवरेज फार्मूला पढ़े होगे, पावर का एवरेज फार्मूला VRMS IRMS इंटू कॉस फाई। ओके, तो आइडियल इंडक्टर कहने का मतलब है, आइडियल इंडक्टर में करंट और वोल्टेज के बीच में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। फाई की वैल्यू 90 डिग्री। ओके, फाई की वैल्यू 90, तो कॉस फाई 90 कितना हो जाएगा, 0। कॉस फाई 90 0, तो एवरेज पावर क्या होगा, 0। इसीलिए आइडियल इंडक्टर कोई भी पावर कंज्यूम नहीं करती है। द वेरिएशन ऑफ इंडक्टिव रिएक्टिव XL ऑफ एन इंडक्टर with the frequency of a AC source 100 volt is variable frequency shown in the figure. Calculate इसकी सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है। ओके, तो सेल्फ इंडक्टेंस एक्सएल का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा एल। पढ़े होगे, एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल। ये फॉर्मूला यूज करो, एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल। ओमेगा मतलब 2 पाई एफ एल। ओके, तो कोई सा भी रिजल्ट ले लो। जब एक्सएल की वैल्यू 20 है तो फ्रीक्वेंसी ये 100, यहाँ से भी ले सकते हैं, और नहीं तो यहाँ से भी ले लो ये दोनों को, और नहीं तो इससे ले लो, रिजल्ट सेम आएगा। सो व्हाट इज द इंडक्टेंस L, XL बाई 2 पाई एफ। एक्सएल की वैल्यू क्या लोगे, 20 बाई 2 पाई एफ की वैल्यू 20 जब है तो फ्रीक्वेंसी 100, 25 जा 100, 1 बाई 10 पाई हो गया। तो इंडक्टेंस की वैल्यू क्या होगा, 1 बाई 10 पाई हेनरी। दिस इज द आंसर। When this inductor is used in series with a capacitor of unknown value, इस इंडक्टर को कैपेसिटर के साथ सीरीज में यूज किया गया, मतलब इस तरह से CL unknown value and a resistor of 10 ohm at 300. ओके, यूज सीरीज विद द कैपेसिटर ऑफ अननोन वैल्यू एंड ए रजिस्टर। अब इसके साथ रेजिस्टेंस भी है। ओके, रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है 10 ओम। ओके, एट 300 सेकेंड, जब टाइम की वैल्यू ये है उस कंडीशन मैक्सिमम पावर डिसिपेशन, मैक्सिमम पावर डिसिपेशन। तो मैक्सिमम पावर डिसिपेशन कब होता है? अब देखो ये सर्किट कैसा बना, RLC सर्किट। RLC सर्किट में मैक्सिमम पावर डिसिपेशन कब होता है? एट रेजोनेंस कंडीशन। रेजोनेंस कंडीशन में मैक्सिमम पावर डिसिपेट होती है। ओके, कैलकुलेट द कैपेसिटर ऑफ द सर्किट, ठीक, ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है, C का वैल्यू निकालना है। तो मैक्सिमम पावर डिसिपेट होती है एट रेजोनेंस कंडीशन। तो रेजोनेंस कंडीशन में फॉर्मूला क्या होती है फ्रीक्वेंसी का, 1 बाई 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ LC। तो दे रखा है जब टाइम ये है, इस टाइम में मैक्सिमम पावर हो रही है, तो टाइम अगर दिया हुआ है तो फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। ओके, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1 बाई टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड दे रखा है 300। ओके, एफ नॉट इक्वल टू 1 बाई टी। इसे हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई 300। अब इसे सॉल्व कर दो। ओके, स्क्वायरिंग कर सकते हैं या 300 डायरेक्ट लिखो, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 300 इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ LC। स्क्वायरिंग कर दो, 9 इंटू 10 टू पावर 4। ठीक है, इसका 300 का स्क्वायर करेंगे, 9 इंटू 10 टू पावर 4 इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर इंटू LC। कैपेसिटेंस निकालना है, C इक्वल टू 9, ये 9 है, डेसिमल नहीं है। ओके, 9 इंटू 10, ये डेसिमल लग रहा है। ओके, दिस वैल्यू इज 9 इंटू 10 टू पावर 4 बाई 4 पाई स्क्वायर इंटू L का वैल्यू ये 1 बाई 10 पाई, ये वैल्यू पुट कर दो, 1 बाई 10 पाई, 10 पाई आ जाएगा न्यूमरेटर। ओके, तो C का वैल्यू यहाँ से देखो, पाई से पाई कैंसल। ओके,
10 और 90, 90 बाई 4 पाई, 90 अपॉन 4 पाई, ये डेसिमल आ जा रहा है, 90 अपॉन 4 पाई, 90 अपॉन 4 पाई, ओके, इंटू 10 पावर 4 फैराड. दिस इज द कैपेसिटेंस. ओके, a device X is connected to AC source V equal to V naught sin cos omega t, cos omega t, okay, this is cos omega t, okay. The variation of voltage, current and power is on the figure. Voltage, current, power का ग्राफ दिया हुआ है. Identify the device X. तो डिवाइस को आइडेंटिफाई करने के लिए वोल्टेज और करंट हमें देखना होगा. तो देखो ये जो डॉट, ये आपका ये क्या है, ये वाली ग्राफ को देखो, ये वाली ग्राफ, और दूसरा ग्राफ ये वाली ग्राफ देखो. ओके, पावर की जो वैल्यू होती है वो वोल्टेज और करंट से ज़्यादा होता है, क्योंकि पावर इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, पावर का फॉर्मूला. तो पावर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमेशा वोल्टेज के मैग्नीट्यूड से ज़्यादा होगा, करंट के मैग्नीट्यूड से ज़्यादा होगा. तो इस ग्राफ में देखोगे मैग्नीट्यूड किसका ज़्यादा है, ए का ज़्यादा है ना, तो ए ऑब्वियसली पावर ही होगा. ओके, करंट वोल्टेज जो है उससे कम है, तो ये दोनों में से बी और सी जो है इसमें से कोई भी आपका करंट और वोल्टेज हो सकता है. ओके, तो ए मस्ट बी पावर. ये जो ग्राफ है यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट में लिखा है व्हिच ऑफ द कर्व ए बी सी रिप्रेजेंट, तो ए तो पावर ही होगा. ओके, क्योंकि पावर का फॉर्मूला वोल्टेज इंटू करंट होता है, तो वोल्टेज करंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर आएगा, तो पावर का मैग्नीट्यूड हमेशा वोल्टेज और करंट से ज़्यादा होगा. बी और सी में देखो, बी और सी में देखो यहाँ पे ये ग्राफ सप्लाई वोल्टेज दे रखा है V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी. साइन है तो हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट होगा, ये ओरिजिन से स्टार्ट हुआ, इसका मतलब बी क्या है, बी वोल्टेज है. बी क्या हो गया, वोल्टेज. अगर V वोल्टेज है तो करंट देखो, करंट यहाँ से स्टार्ट हुआ पीक से. ओके, सो अगर आपका वोल्टेज साइन के फॉर्म में है तो करंट क्या होगा, करंट बनेगा कॉस के फॉर्म में, तब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है. ओके, सो कॉस करंट हो गया कॉस के फॉर्म में, मतलब अपोजिट फॉर्म. ठीक है, अब यहाँ पे करंट लीड कर रहा है या लैग कर रहा है ये देखना है. करंट अगर इंडक्टेंस होने के लिए, अगर इंडक्टेंस होने के लिए करंट ये होता है, वोल्टेज ये होता है, वोल्टेज लीड करती है, करंट लैग करता है. कैपेसिटेंस होने के लिए ये करंट और ये वोल्टेज. कैपेसिटेंस होने के लिए करंट लैग करेगा, वोल्टेज, करंट लीड करेगा, वोल्टेज लैग करेगा. तो यहाँ पे ग्राफ में देखो, इस ग्राफ में, इस ग्राफ को अगर पीछे एक्सटेंड करोगे, ये ब्लू वाले को ऐसे, ये ब्लू वाले ग्राफ को अगर पीछे एक्सटेंड करें यहाँ से स्टार्ट होगा. तो सबसे पहले कौन स्टार्ट हो रहा है, ये, इसके बाद ये स्टार्ट हुआ, तो वोल्टेज बाद में स्टार्ट हुआ, करंट पहले स्टार्ट हुआ, मतलब करंट लीड हो गया. ओके, तो करंट लीड होगी, वोल्टेज लैग करेगा. तो इसमें एलिमेंट क्या है, एलिमेंट यहाँ बनेगा कैपेसिटेंस. तो एक्स एलिमेंट क्या हो जाएगा, दिस इज कैपेसिटेंस. क्लियर है. ओके, बी तो ऑब्वियसली तुम्हारा वोल्टेज आएगा, बी वोल्टेज. ओके, तो सी क्या हो जाएगा, सी हो जाएगी करंट, सी इज करंट. ओके, हाउ डज इट्स इम्पिडेंस वेरी विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसी सोर्स. सो ग्राफिक इम्पिडेंस कैसे वेरी करेगा, तो बेसिकली ये किसका ग्राफ है, ये ग्राफ इंडक्टेंस का. तो इंडक्टेंस में इंपिडेंस कैसे वेरी करती है, इंपिडेंस का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, सिंपल कैपेसिटेंस है, तो कैपेसिटेंस में इंपिडेंस क्या हो जाएगा, एक्सी. एक्सी इक्वल टू क्या होती है, 1 बाई ओमेगा सी. ओमेगा सी मतलब 1 बाई 2 पाई एफ सी. ओके, हाउ डज द इंपिडेंस वेरी विद द फ्रीक्वेंसी. तो इंपिडेंस फ्रीक्वेंसी के साथ कैसे वेरी करेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शन है. ओके, सो ग्राफ कैसा बनेगा यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी वर्सेस इंपिडेंस, ग्राफ लाइक दिस वन, हाइपरबोलिक ग्राफ बनेगा. ओके, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द करंट इन द सर्किट एंड इट्स फेज रिलेशन विथ एसी वोल्टेज. ओके, करंट का डेरिवेशन, करंट क्या होगी, तो करंट कैसे निकालोगे, करंट I इक्वल टू, ओके, कैपेसिटेंस में चार्ज कैसे निकालते हैं,
देखो करंट निकालने का कंसेप्ट क्या है इसमें, आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, चार्ज को डिफ्रेंशिएट करते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। तो कैपेसिटेंस में करंट इस तरह से निकाला जाता है। और कैपेसिटेंस में चार्ज क्या होती है, Q इक्वल टू सी वी, ओके, Q इक्वल टू सी वी, सी कॉन्स्टेंट है, सेपरेट करो, डी बी बाई डी टी, ओके। वोल्टेज, वोल्टेज क्या आ गया, V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, वी नॉट कॉस ओमेगा टी, यहाँ पे कॉस दिया हुआ है, ओके, V इक्वल टू वी नॉट कॉस, वी नॉट कॉन्स्टेंट, डिफ्रेंसिएशन ऑफ कॉस ओमेगा टी बाई डी टी। तो सी वी नॉट, कॉस का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन ओमेगा टी, माइनस साइन ओमेगा टी, ओमेगा टी का फिर से करेंगे तो ओमेगा, दिस इक्वल टू माइनस ओमेगा सी वी नॉट साइन ओमेगा टी, ओके। इस टर्म को हम लोग लिख सकते हैं क्या, आई नॉट। तो दिस आई इक्वल टू आई नॉट माइनस साइन ओमेगा टी, ओके, माइनस साइन ओमेगा टी। माइनस साइन ओमेगा टी का मतलब क्या लिख सकते हैं, साइन माइनस ओमेगा टी। अब माइनस ओमेगा टी को लिखो फेज के फॉर्म में, ओके। तो फेज कैसे यूज करेंगे, यहाँ पे ये कॉस के फॉर्म में है, ओके। तो करंट यहाँ पे लीड करना चाहिए। तो इक्वेशन क्या आएगा यहाँ पे, ये करंट का इक्वेशन सिंपली लिख सकते हैं ऐसा, ओके। तो ये करंट का इक्वेशन और ये वोल्टेज का इक्वेशन, दिस इज एक्सप्रेशन फॉर द करंट इन द सर्किट। फेज रिलेशन, फेज रिलेशन क्या होगा, यहाँ पे ओमेगा टी, यहाँ पे माइनस ओमेगा टी, ओके। नेक्स्ट हो गया ये पूरा आपका सैंपल पेपर